नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों मैं अजीत पांडे आज के लिए आपको इस वीडियो में ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा। ये सारे प्रश्न लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर सेट किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस याद करा दूंगा वीडियो में ही। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, सिर्फ हम 30 प्रश्न पढ़ेंगे और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, जिससे हर एक स्टूडेंट इस वीडियो को देखे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को प्यार मिले। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? तो इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है, यह कटक बंगाल की खाड़ी से शुरू होकर दक्षिण की ओर जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो, और चौड़ाई औसत लगभग 200 किलोमीटर है। तो इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैंने नीचे लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है वो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हेलमंद प्रांत अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है। इसके क्षेत्रफल के आधार पर यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। हेलमंद प्रांत का कुल क्षेत्रफल 58,584 वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक क्षेत्र है। विश्व का कुल उत्पादन का 75% सिर्फ और सिर्फ अफीम हेलमंद में ही उत्पादित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। हिरोशिमा और नागासाकी शहर जो हैं ये किन द्वीपों पर स्थित हैं? तो ये दोनों द्वीप जो हैं होन्शु और क्यूशु हैं। तो हिरोशिमा और नागासाकी होन्शु और क्यूशु द्वीप पर स्थित हैं और 1945 में परमाणु बम इन दोनों नगरों पर गिराया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपके लिए इन 4 ऑप्शन में से सही आंसर बताना है और राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 बेलेरिक द्वीप भूमध्य सागर में स्थित है, यह भी कथन सही है। और कोर्सिका और सर्दिनिया द्वीप इटली के पश्चिम में स्थित हैं, यह भी बात सही है। तो उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा बेलेरिक द्वीप समूह स्पेन का हिस्सा है। यह द्वीप समूह भूमध्य सागर में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 4992 वर्ग किलोमीटर है। सदरनिया के बाद सदरनिया जो है सिसिली के बाद भूमध्य सागर में स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह इटली का स्वायत्त क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, जिब्राल्टर जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है? जिब्राल्टर जल डमरू किन 2 देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल डमरू जो है मोरक्को और स्पेन को, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ये इन दोनों देशों को अलग करता है। अफ्रीकी देश मोरक्को को और यूरोपीय देश स्पेन को अलग करता है। यह जल डमरू भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक जो है पेरू के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। गुआनो नामक उर्वरक में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। यह भूमि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होता है। इसका इस्तेमाल पेरू द्वीप व तटीय क्षेत्रों में उर्वरक के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, यह रहा स्क्रीन पर। वन कटान के परिणाम स्वरूप क्या क्या हो सकता है? वन को काटने से क्या क्या हो सकता है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन को काटने से मृदा अपरदन में वृद्धि हो सकती है, आकस्मिक बाढ़ आ सकती है, ऑप्शन नंबर 3 और 1 यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है अत्यधिक मात्रा में वन काटना मृदा अपरदन का काफी ज्यादा कारण बन सकता है, क्योंकि वनस्पति ना होने से मृदा पर पेड़ों की जड़ की पकड़ कमजोर पड़ जाती है, जिससे मृदा वर्षा के कारण जो है फिसलने लगती है। वर्षा के समय में वनस्पति ना होने के कारण वर्षा जल भूमि के अंदर नहीं जा पाता है। पेड़ों की जड़ों के कारण रिस रिस के भूमि के अंदर जल चला जाता, लेकिन पेड़ अगर नहीं रहते हैं तो वर्षा का जल जमीन के अंदर नहीं जाता है और ऊपर ही बहता रहता है, जिस कारण आकस्मिक बाढ़ भी आ सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, लैटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। लैटेराइट मृदा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो लीचिंग के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। लीचिंग प्रक्रिया में नदियां अपने साथ उपजाऊ मृदा बहाकर लाती हैं और समतल मैदानों में मृदा का निक्षेप कर देती हैं। ठीक है, इसे कहते हैं लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहां पर सही कथन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए होगा। ऑक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। ऑक्सबो झील का विसर्प का टूटा हुआ हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर ए सिर्फ सही उत्तर हो जाएगा। बाढ़ युक्त मैदान नदी की अंतिम अवस्था में दृश्यमान होते हैं, जबकि यहां पे लिखा है बाढ़ युवावस्था में दृश्यमान होते हैं, लेकिन बाढ़ जो है अंतिम अवस्था में आते हैं, जिसको एकदम नदी की बुजुर्ग अवस्था कहते हैं। नदी की युवावस्था में गड्ढे, झरने, जलप्रपात वगैरह निर्मित होते हैं। ठीक है, बाढ़ लास्ट अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निक्षेपात्मक गतिविधियों का अवलोकन करिए। यहां पर कौन सा सही है, कौन सा आपको बताना है। तो यहां पर राइट आंसर है, ये सभी के सभी सही हैं। मोरेन जो है ग्लेशियर निक्षेप को कहते हैं, बर्चन पवन निक्षेप को कहते हैं, डेल्टा फ्लूवियल निक्षेप को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दिए गए सभी निक्षेप व उनके प्रकार सही हैं। मोरेन निक्षेप का निर्माण ग्लेशियर क्षेत्र में होता है, बर्चन निक्षेप का निर्माण पवनों के कारण होता है और डेल्टा का निर्माण नदियों के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये तीनों के तीनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, ऑरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है। ऑरोजेनिक बल से किसका निर्माण होता है। राइट आंसर क्या है, इस प्रश्न के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑरोजेनिक बल से ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑरोजेनिक बल के कारण बालन, भ्रंशन, क्षेपण प्रक्रिया द्वारा ब्लॉक और फोल्ड पर्वत का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती और निर्यात के लिए जाने जाते हैं। तो अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप जो होते हैं, ये लौंग की खेती के निर्यात और उसकी खेती के लिए जाने जाते हैं। पेम्बा द्वीप हिंद महासागर में स्वाहिली तटीय क्षेत्र में स्थित है। जंजीबार तंजानिया का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है। यह लौंग के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहा जाता है। समशीतोष्ण घास क्षेत्रों को क्या कहते हैं। तो इनके लिए मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, ना कि वेल्ड कहा जाता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहां पर 1 और 2 वाला सही है, लेकिन तीसरा वाला सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उत्तरी अमेरिका की कौन से मुख्य नदियां रॉकी पर्वत श्रेणी से निकलती हैं। तो उत्तरी अमेरिका की ऑप्शन नंबर मिसौरी, फिर उसके बाद में कोलोराडो, फिर उसके बाद में कोलंबिया। ये तीनों नदियां, मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, पश्चिमी मोन्टाना से निकलती है। कोलोराडो नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है, अमेरिका और मैक्सिको में प्रवाहित होती है। कोलंबिया नदी कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से निकलती है। यह नदी अमेरिका और कनाडा में बहती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 यहाँ पर सही उत्तर हो जाए। 2, 3 और 5 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से स्थानीय हवाओं व उनके क्षेत्र में सही मेल कीजिए। स्थानीय हवाएं और उनके स्थान में सही मेल करना है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है, ये सभी के सभी सही हैं। 1, 2, 3, 4 ये सब के सब सही हैं। स्थानीय हवाओं व उनके संबंधित सभी स्थान जो हैं ये सही हैं। मिस्ट्रल शीत ऋतु, मिस्ट्रल जो है शीत व शुष्क वायु फ्रांस व भूमध्य सागर के क्षेत्र में बहती है। सिरोक्कू भूमध्य सागरीय हवा सहारा मरुस्थल से आती है और उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप में बहती है। चिनूक यह उत्तरी अमेरिका में बहती है, इसे फोहयान हवा भी कहा जाता है। और हरमेंटन यह पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली शुष्क व धूलयुक्त वायु है, सहारा के दक्षिण से गिनी की खाड़ी तक ये बहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहां पर आपके लिए 3 ज्वालामुखी दिए हैं, इनमें से कौन से ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो यहां पर माउंट कोटोपैक्सी और मौना किया, ये 2 ज्वालामुखी जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट किलिमंजारो सुप्त ज्वालामुखी है, पिछले 400 वर्षों से इसमें कोई उद्गार नहीं हुआ है। माउंट कोटोपैक्सी प्रशांत महासागर में स्थित रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है, सक्रिय ज्वालामुखी है। अंतिम बार इसमें 1940 में विस्फोट हुआ था। मौना किया ज्वालामुखी अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। अंतिम बार 24 मार्च 1984 और 15 अप्रैल 1984 के बीच में ये सक्रिय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपके सामने है, पैरासेल द्वीप व स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है। पैरासेल द्वीप और स्प्रेटली द्वीप को लेकर किन 2 देशों में या किन देशों में विवाद है। तो राइट आंसर हो जाएगा, ये विवाद जो है चीन, ताइवान और वियतनाम, इन तीनों में ही है। पैरासेल द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। यह क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है, परंतु वियतनाम और ताइवान भी इस क्षेत्र पर अपना दावा व्यक्त करते हैं। 15,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में फैला हुआ है ये, और द्वीपीय क्षेत्र इसका 7.75 वर्ग किलोमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अपरदनात्मक है। यहां पर आपको अपरदनात्मक स्थलाकृति के बारे में बताना है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंसेलबर्ग अपरदनात्मक है, जुयुंगे अपरदनात्मक है, बुट्टेस अपरदनात्मक है। लोएस जो है ये निक्षेप से निर्मित होती है, ये अपरदन से नहीं, ये निक्षेप से निर्मित होती है। लोएस अपरदनात्मक प्रक्रिया से नहीं बनती है। राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर है आपका 1, 3 और 4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। लोएस का निर्माण निक्षेप से होता है, जबकि इंसेलबर्ग, जुएंगे और बुट्टेस का निर्माण अपरदन से होता है। किसी एकांत स्थल पर उभरी हुई छोटी छोटी इंसेलबर्ग छोटी छोटी रचनाओं को इंसेलबर्ग कहा जाता है। जुएंगे का निर्माण पवन के द्वारा किए जाने वाले अपरदन से होता है। कठोर चट्टानों की उभरी परत को अपरदन होने से बुट्टेस का निर्माण होता है। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली में स्थित है। इस पर्वत की लंबाई 7,000 किलोमीटर है, चौड़ाई लगभग 500 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में जो है उज्बेकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में समरकंद उज्बेकिस्तान में स्थित है। 329 ईसा पूर्व सिकंदर ने समरकंद पर आक्रमण करके इसका विध्वंस कर दिया था। 1221 ईस्वी में चंगेज ने समरकंद पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ओक्सस निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम है। आपके पास ऑप्शन है ये, ओक्सस किस नदी का प्राचीन नाम है। तो अमू दरिया नदी का प्राचीन नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहां सही उत्तर हो जाएगा। ओक्सस नदी मध्य एशिया में अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहती है। इसकी कुल लंबाई 2620 किलोमीटर है। यह अराल सागर में समाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है। आपके पास ऑप्शन है ये, फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन 2 देशों के बीच में विवाद है। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, अर्जेंटीना और ब्रिटेन देश में फॉकलैंड द्वीप को लेकर विवाद है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी समूह दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 12,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ब्रिटिश ओवरसीज क्षेत्र का ये हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। दक्षिणी अमेरिका में कौन से 2 देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए लैंड लॉक्ड हैं। आपके पास ऑप्शन है ये,
दक्षिणी अमेरिका में इनमें से कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे अर्थात लैंडलॉक्ड हैं? तो बोलीविया और पराग्वे यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बोलीविया उत्तर और पूर्व में ब्राजील से, दक्षिण पूर्व में अर्जेंटीना से, दक्षिण पश्चिम में चिली और उत्तर पश्चिम में पेरू से घिरा हुआ है। पराग्वे पूर्व और उत्तर में ब्राजील से, उत्तर पश्चिम में ब्राजील स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे सकरा जल डमरू कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है ये। तो विश्व का सबसे सकरा जल डमरू जो है टार्टर जल डमरू है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। टार्टर जल डमरू विश्व का सबसे सकरा जल डमरू है। इसकी चौड़ाई मात्र 7.3 किलोमीटर है। यह जल डमरू प्रशांत महासागर में स्थित है। रूस के सखालिन द्वीप को एशिया से ये अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता क्या होती है? आपके पास में ये तीन ऑप्शन है। क्षारीय व खारी मिट्टी की विशेषता क्या होती है? तो यहां पर जिप्सम का उपयोग करके इन्हें पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है, ये भी कर सकते हैं आप। और बनावट में यह रेतीली लोम की तरह होती है, ये भी सही है। क्षारीय व खारी मिट्टी को जिप्सम के उपयोग से पुनः उपजाऊ बनाया जा सकता है और बनावट में रेतीली डोमट की तरह ये मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके पास में, कैप अग्लुहास किन दो महासागरों को अलग करती है? कैप अग्लुहास किन दो महासागरों को अलग करती है? तो ये अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को अलग करती है। कैप अग्लुहास दक्षिण अफ्रीका के वेस्टर्न कैप में स्थित है। चट्टानी क्षेत्र है ये। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को अलग करता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? आपके पास ये ऑप्शन है। तो तिब्बत का पठार जो है एक विच्छेदी पठार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। तिब्बत पठार मध्य और पूर्व एशिया में स्थित है। इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 1000 किलोमीटर है और 25 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इस पठार में तिब्बत का अधिकार है और चीन का पश्चिमी भी हिस्सा है। ये भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख का हिस्सा भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? तो रिएक्टर स्केल की कोई भी सीमा नहीं है। रिएक्टर स्केल का निर्माण 1935 में अमेरिकी भूकंप शास्त्री चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया था, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। हाल ही में हालांकि इस स्केल में 1 से 9 तक संख्या तो दी गई है, परंतु इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप 6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से 10 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो यहाँ पर कोई भी इसकी ऊपरी सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है, फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा होती है? तो फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना जल के बहाव से होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। जल के बहने के द्वारा फ्लूवियल स्थलाकृतियों की स्थापना होती है। यह स्थलाकृतियां निक्षेप और अपर्दन द्वारा बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, पोहांग आयरन और स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? तो पोहांग आयरन और स्टील कंपनी दक्षिण कोरिया से संबंधित है। पोहांग आयरन और स्टील कंपनी को अब पॉस्को भी कहा जाता है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1968 में पार्क ताए जून ने की थी। आपको बताना है भूगोल का पितामह किसे कहते हैं और सबसे पहला मानचित्र किसने बनाया था। यह आपका ज्योग्राफी का सरप्राइज क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के रट लीजिए। इस वीडियो को एक बार और देख लेना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। चैनल पर अगर नए हैं आप तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो मिल जाए और हर वीडियो आप देखकर अपना जल्दी से रिवीजन कर सकें। क्योंकि मैं सारे वीडियो बहुत स्पीड में बनाता हूं, कम समय में आपके क्वेश्चंस कवर करा देता हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए, शेयर करिएगा। चैनल पर रोज़ सुबह 7 बजे और रात में 8 बजे जीके की लाइव क्लास होती है, जिसमें मैं ज्योग्राफी भी पढ़ाता हूं, तो आप उसमें भी आ सकते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो। हम आपके कमेंट का वेट कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर लिंक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।